हाँ, तो नमस्कार मैं प्रिय भाई-बहन वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी हम लोग आंसर की सॉल्यूशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का, जिसमें हमने अभी विज्ञान के आंसर की पढ़ा है और कल के वाले वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज के इस वाले वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 100% राइट आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। और हम आपको बतला दें, ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए हम लोग साइंस का आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स के शॉर्ट आंसर को देखेंगे। शॉर्ट आंसर को ही हम लोग पहले सभी चैप्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। यह है आप लोग का, हमने कल ही बतला दिया था कि आप लोग का फर्स्ट सीटिंग का हम लोग अभी करवा रहे हैं। ये फर्स्ट सीटिंग नहीं, हम लोग करवा रहे हैं अभी सेकंड सीटिंग का। तो यदि आप कमेंट करिएगा तो फर्स्ट सीटिंग का भी करवाया जाएगा। सेकंड सीटिंग का डिमांड ज़्यादा था, इसलिए सेकंड सीटिंग का हम लोग करवा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन सेकंड सीटिंग के रहने वाले हैं। तो यदि आपको फर्स्ट सीटिंग के चाहिए तो फर्स्ट सीटिंग के लिए कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर वीडियोस प्राप्त होंगी। तो चलिए हम लोग फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को अपना देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है। देखिए, प्रकाश पुंज, इसमें दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक है प्रकाश, एक है पुंज। प्रकाश का अर्थ होता है लाइट और पुंज का अर्थ होता है समूह। तो डायरेक्ट इसका डिफिनेशन यही होता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अब तीनों किरण पुंज के बारे में हम थोड़ा सा आपको बतला देते हैं। देखिए, यह जो अभिसारी किरण पुंज जो है, इसका फंक्शन कुछ इस तरह से रहता है कि यह एक बिंदु पर किसी भी जो समांतर कोई भी मान के चलिए, इस तरह से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किरणों का समूह समांतर आ रही है, तो यह जो अभिसारी है यह एक बिंदु पर इसे एक बिंदु पर फोकसित करती है, मतलब सभी किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिला देती है। ऐसा काम कौन करता है, तो ऐसा काम करती हैं अभिसारी किरण पुंज। यह किसी भी समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है। दूसरा बात करो हम लोग अपसारी किरण पुंज के बारे में, तो यह जो अपसारी किरण पुंज होता है, यह एक बिंदु है, कोई एक बिंदु, उससे किसी भी किरण को फैलाने का काम करती हैं, मतलब किरणें एक बिंदु से यहाँ से फैल जाती हैं। यह काम किसका रहता है, तो यह काम रहता है अभिसारी अपसारी किरण पुंज का। और यही हम बात करें तीसरा समांतर किरण पुंज के बारे में, तो समांतर किरण पुंज का फंक्शन रहता है कि एकदम स्ट्रेट चलेगा, यह कहीं भी जाकर मिलेगा नहीं और कहीं भी जा कर के निकलेगा नहीं, पूरी तरह से स्ट्रेट चलने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि तीनों का फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं तीनों के फंक्शन के बारे में। तो पहला आप लोग का है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कोई भी समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिला देती हैं। ठीक, अपसारी किरण पुंज के बारे में बात करें तो यह एक बिंदु से किसी भी किरणों को फैलाने का काम करती हैं। और तीसरा समांतर है, तो यह समांतर सीधे सीधे लाइन में चलेगी एक दूसरे के समांतर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है। तो यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर पढ़िएगा तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही समझाया जाता है कि कोई भी टब मान के चलिए, उसमें कोई सिक्का रखा हुआ रहता है, तो उसमें यदि आप पानी डालिएगा तो वह सिक्का लगेगा आप लोग को कि उठा हुआ है, मतलब अपने स्थान से उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे जो टब है, इस टब में के अंदर वायु एक अलग माध्यम है और ये जो जल है यह एक अलग माध्यम है, जिसके कारण यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश में पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से प्रकाश अलग अलग माध्यमों में गमन करती है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन यही होता है जब कोई किरण किसी एक माध्यम से अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी स्थिति से उभरा हुआ या मुड़ा हुआ प्रतीत होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही रूल लगता है कि पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है
वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण उभरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि ग्रह एवं तारों में प्रमुख अंतर बताएं। ग्रह एवं तारों में अंतर लिखना था तो आप 2 या 3 अंतर लिख सकते थे। यहाँ पे हम लोग 4 अंतर लेकर के आए हैं। पहला तो तारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है और एक विशाल पिंड है। ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो तारे होते हैं यह रात को चमकते हैं और अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, परंतु जो ग्रह होते हैं इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है। भले इनका अपना अपना एक रंग होता है लेकिन इनमें कोई प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा है कि तारे टिमटिमाते होते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यह आप लोग को मालूम है। तारे रात को टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। अब तारे टिमटिमाते क्यों हैं तो इसके पीछे भी लॉजिक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसको कभी और हम आपको बतलाएंगे। फिर है आपका कि तारा का ताप बहुत अधिक होता है, ग्रह का ताप काफ़ी कम होता है। क्योंकि तारा का आप लोग को हम बतला दें कि तारा का ताप अधिक होने का कारण है उसमें से जो प्रकाश निकलता है, इस ताप अधिक होने के कारण ही उसमें से प्रकाश निकलता है। इसलिए तारा में तापमान अधिक होता है लेकिन ग्रह में तापमान कम होता है। आगे है तारा पर जीवन संभव नहीं है, ग्रह पर जीवन संभव है। तारा पर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है और ग्रह पर मनुष्य रह सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि तारा हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है परंतु ग्रह तारे की अपेक्षा निकट है। यह भी आप अंतर में लिख सकते थे। तो इस तरह से आप 4 से 5 अंतर लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है। तो देखिए यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग को। विद्युत चुंबक के बारे में आप यदि आप पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विद्युत चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, उसके ऊपर आपको क्रॉड लपेटा हुआ रहता है, कोई भी तार का कुंडली लपेटा हुआ रहता है। और कोई भी विद्युत चुंबक या चुंबक होता है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इनके आसपास चुंबकीय रेखाएं उत्सर्जित होती रहती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से इनके आसपास चुंबकीय रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं बनी जाती है और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये इसके आसपास इस तरह से रेखाएं बनी होती हैं, चुंबकीय रेखाएं। इसी से चुंबकीय रेखा विद्युत चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको जरा हम ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबक का पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूप में विद्युत चुंबक बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये इस तरह से मान के चलिए कि विद्युत चुंबक ये है। ठीक है, अब इसका हम लोग दे देते हैं नाम क्या देंगे तो एक साइड होता है आप लोग का नॉर्थ पोल और एक साइड होता है आपका साउथ पोल। ठीक, ये आप लोग को मालूम होगा। अब इसके आसपास आप लोग को मालूम होना है कि चुंबकीय रेखा क्षेत्र बने होते हैं। चुंबकीय रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से निकली रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, नीचे से भी रहती हैं नॉर्थ से साउथ जाने वाली रेखाएं, और ये जो रेखाएं अंदर से भी गुजरती हैं। ठीक, तो यही जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, यह चुंबकीय रेखा का जो जितना भी क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र इसके आसपास जितना भी वस्तु रहेगा उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसी प्रकार से ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं काम करती हैं। हम चलिए इसको जो लिख करके लाए हैं उसको समझाने का आप लोग को कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत चुंबक में बिजली की तार कुंडलियों से होकर गुजरती है, विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जब कुंडलियों से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और विद्युत चुंबक कार्य करने लगता है। तो यही जो रेखाएं होती हैं यही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं और इसी क्षेत्र में कोई भी वस्तु रहता है तो उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन आप लोग को मालूम होगा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो टॉपिक यहाँ रहता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक के बनने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब देखिए सूर्य के तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। कैसे होता है थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सूर्य का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन का दो अणु मिल करके, छोटे छोटे अणु मिल करके और एक हीलियम का अणु बनाता है। तो यही प्रक्रिया कहलाता है नाभिकीय संलयन, जिसमें किसी पदार्थ का दो छोटे छोटे अणु, जैसे हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर हीलियम बना रहे हैं, वही प्रक्रिया आप लोग का नाभिकीय संलयन कहलाता है, जिसमें कोई दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है। और सूर्य में भी यही चीज़ होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको नाभिकीय संलयन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें।
तो विद्युत धारा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दौर को धारा कहते हैं। मतलब कोई भी चालक तार हो गया, उसमें जितना उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है वही उसका धारा कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक पूछ रहा है तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से निरूपित करते हैं। अब इसका एक समीकरण पूछ रहा है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा मतलब कि आई का समीकरण होता है बराबर क्यू अपॉन टी। मतलब धारा बराबर होता है आप लोग का, धारा बराबर आवेश बट्टा समय, यह आपका होता है विद्युत धारा का समीकरण। यही आपको एग्जाम में लिखना था कि धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर जो भी पेड़ पौधे दबे रहते हैं वही लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर दबे रहने वाले पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यह एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब एक बार जलाने के बाद हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बाकी आप अन्य भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन यही होता है कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। आशा करते हैं कि आपको 7वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला और फिजिक्स का अंतिम क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। यह तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, नवीकरणीय मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके, अनवीकरणीय मतलब पुनः उपयोग ना किया जा सके। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जिन संसाधनों का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है और वे समय के साथ ख़त्म नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय हम लोग कहेंगे। अब नवीकरणीय का एग्जाम्पल आप लोग से पूछ देगा तो आप लिख दीजिएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा। फिर ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, ये सभी जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। बात करते हैं अनवीकरणीय की, तो जिन संसाधनों का भंडारण सीमित है और एक बार खत्म होने के बाद फिर से नहीं बनाया जा सके, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अब अनवीकरणीय का एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हो जाएंगे यह अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ही अब आपका केमिस्ट्री का शॉर्ट आंसर शुरू होगा। पहले हम सभी का शॉर्ट आंसर को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, कुल 8 थे शॉर्ट आंसर होते हैं जो कि हमने करवा दिया। आशा करते हैं कि आपको किसी में डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें आप लोग का पहला है कि पहला और इसका 11वां प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, आपको इसके लिए समीकरण लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया होगा। तो इसमें आपको सिंपल करना क्या रहता है, हम आपको समीकरण के साथ समझाते हैं। कह रहा है कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। प्लस में इसमें हम लोग डाल दिए हैं क्या, तो हम लोग लोहे का टुकड़ा डाल दिए, यानी हम लोग डाल दिए Fe। तब ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो होगा कि यह जो Fe है, यानी जो आयरन है, वह कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी हो जाएगा आपका FeSO4 और प्लस में कॉपर जो हो जाएगा यह हो जाएगा विस्थापित। अब चूंकि यह जो कॉपर सल्फेट का विलयन था यह हो जाएगा फेरस सल्फेट का विलयन, जिस कारण इसका रंग हल्का नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको लिख देना होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने से विलयन का रंग हल्के नीले में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील लोहा होता है और इस प्रक्रिया में कॉपर सल्फेट में कॉपर विस्थापित हो जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। जैसे कि हमने आपको अभी अभिक्रिया के माध्यम से समझा दिया कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट को आयरन विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट यहाँ बन गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर क्यों रखना चाहिए, व्याख्या करें। तो देखिए, आप लोग को हम बतला दे रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे कह रहा है कि आर्द्रता मतलब जल की कुछ मात्रा, तो 3/2 हम लोग लेते हैं जल,
H2O, ठीक है। तो यह जब अभिक्रिया करेगा इन दोनों से आपस में, तो यहाँ बनेगा आपका CaSO4 × 2H2O, क्योंकि 1/2 को आप लोग 3/2 से जोड़िएगा तो यह 2 का निर्माण करेगा। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो CaSO4 × 2H2O ये जो फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है आप लोग का जिप्सम का फार्मूला होता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि यह पानी से मिलकर जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम के बारे में हम आपको बतला दें कि जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। आप नॉर्मली जो घर आपका पुट्टी होता होगा, उस घर के पुट्टी जो पदार्थ से होता है वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि उस पर आप थोड़ा सा पानी डालिएगा तो वह थोड़ा सा एक आधा घंटा भी नहीं समझ लेगा और एक पत्थर जैसा निर्माण हो जाता है, जो कि जिप्सम के रूप में हो जाता है और बेकार हो जाता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वह जल से अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण कर देता है। इसका अभिक्रिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं CaSO4 × ½ H2O + 3/2 ½ H2O बन के निर्माण होगा आपका CaSO4 × 2H2O। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यह एक नया प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया था कि अम्ल क्या है, कोई 2 उदाहरण दे और एक सूचक पर इसका प्रभाव स्पष्ट करें। तो अम्ल तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है, उसी को कहते हैं हम लोग अम्ल। तो हम लिख देंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अब अम्ल का उदाहरण दे रहा है, पूछ रहा है आप लोग का। तो अम्ल का उदाहरण तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग HCl लिख सकते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप H2SO4 लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख सकते हैं, या HNO3 लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हैं। तो अम्ल का उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, यह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि एक सूचक पर इसका प्रभाव बतलाएं। तो सूचक आप कोई भी ले लीजिए, मान के चलिए आप ले लेते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस पत्र पर जब लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डाला जाता है तो उसका जो रंग हो जाता है वो हो जाता है नीले रंग का। तो यही आप लोग को लिख देना है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वह है सोडियम धातु। ठीक है, तो सोडियम धातु को यदि आप खुला वायु में रखिएगा तो वह तुरंत ऑक्सीजन से या वायु से अभिक्रिया करके जलने लगता है, क्योंकि यह एक अति अभिक्रियाशील धातु है। इसीलिए इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि यह वायु के संपर्क में ना आ सके। तो लिखेंगे हम लोग कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल या किरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए कौन भी सी धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अधातु ऐसा ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो कि विद्युत का होता है सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है और प्लस में इसमें चमक भी पाया जाता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अधातु में विद्युत के कुचालक होते हैं और उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालन भी करता है और इसमें विशेष चमक भी पाया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत और ताप का सुचालन करता है और इसके अलावा यह चमकीला और मुलायम भी होता है। ग्रेफाइट में धातुओं के कई गुण पाए जाते हैं। हम 2 गुण लिख दिए, काफ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप लोग को मालूम चाहिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं उसे हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं मेथेन का संरचना सूत्र। तो इसमें मेथेन के संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। C के चारों ओर हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें हम लोग परिभाषा में लिखें कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। तो देखिए यह मेथेन हम लोग ले लिए या ले लेते हैं एथेन। तो एथेन में 2 कार्बन रहता है और इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसमें आप देखिएगा इन अभिक्रिया में इनके संरचना में यह जो कार्बन है यह आपस में एकदम खुली श्रृंखला में जुड़े हैं, यह आपस में बंद नहीं हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे एलिफैटिक
यौगिक। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप लोग का है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो देखिए, समजातीय श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जिसके अंतर्गत उपस्थित सभी यौगिक जो होते हैं वह आपस में एक दूसरे का गुण जो उनका समान होता है और उनके एक से पीछे एक का CH2 का अंतर होता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक के ऐसे श्रेणी जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब उस श्रेणी में जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं उनके सभी गुण आपस में समान होंगे। मतलब एक थे विद्युत का सुचालन करेगा तो उस श्रेणी में जितने भी यौगिक होंगे वह सभी विद्युत का सुचालन करेंगे। ठीक है, और जिन्हें समान आणविक सूत्र से दर्शाया जा सके उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी को सममूलक श्रेणी भी कहते हैं। अब देखिए, समजातीय श्रेणी का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एल्केन, क्योंकि आपको उदाहरण के साथ लिखना था तो एल्केन का ले लिए। अब एल्केन में जो मेथेन होता है, एल्केन के में आप लोग को 10 सदस्य होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह से। तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी के जो गुण होंगे वो आपस में समान होंगे और इनके एक दूसरे का जो अंतर होगा वो हो जाएगा CH2 का अंतर। कैसे होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको बतलाते हैं, यहाँ पे इरेज करके फिर यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग ले लेते हैं एथेन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एथेन का होता है एथेन का हम लोग बात कर रहे हैं। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक, इसको माइनस करेंगे हम लोग इसके जस्ट पहले वाले से, यानी कि मेथेन से, CH4। तो देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहेगा, तो देखिएगा 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी CH2 यहाँ पे आ गया। और यही चीज़ हम कर रहे थे कि किसी भी समांतर कोई भी समजातीय श्रेणी होता है उसमें जितने भी यौगिक उपस्थित होते हैं उनके ठीक पहले वाले यौगिकों का अंतर CH2 होता है। फिर से आप लोग एग्जाम्पल लेके देखिएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कलर से, यहाँ पे ले लेते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन का उदाहरण। ठीक, ब्यूटेन का क्या होता है C4H10। ठीक है, तो हम लोग इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन का हम लोग लेते हैं C4H10, ये हो जाएगा सूत्र ब्यूटेन का, और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। ठीक है, अब देखिए C का C हम लोग उतार दिए, अब 4 में से 3 गया बचेगा 1। ठीक है, और H का H उतार दिए और 10 में से 8 गया तो बचेगा 2। अब 1 का तो कोई महत्व हो जाएगा नहीं, तो यहाँ बचेगा CH2। यही प्रक्रिया हर में होगा, किसी के जस्ट पहले वाले को आप घटाइएगा तो -CH2 आप लोग का आएगा ही आएगा, और यह समजातीय श्रेणी का एक गुण होता है। तो यह लिखना जरूरी भी था, आप लोग को नहीं भी लिखना था, आप डायरेक्ट लिखते हैं कि कार्बन यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों के आणविक सूत्र और उनके गुण आपस में समान होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांध से क्या लाभ होते हैं। तो यह जो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग SST में भी पढ़े होंगे, साइंस में भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आगे चलिएगा तो हर जगह ये क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो बांध के कई फायदे हैं, बाढ़ रोकना, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करना, बिजली का उत्पादन, मनोरंजन के दृष्टि से। आप जितना मन करे उतना बाढ़ के लाभ में लिख सकते हैं। इस प्रकार से केमिस्ट्री भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब बायो की बात करते हैं हम लोग, बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्नों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोग का कि सजीव के 4 मुख्य लक्षण लिखें। सजीव के 4 मुख्य लक्षण आप लोग लिख सकते हैं, वृद्धि, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। अब यहाँ पे 4 बोला गया, हम लिए हैं 5। तो देखिए ये जो जनन है आप यहाँ से काट दीजिएगा। पूछे क्यों, क्योंकि देखिए जनन एकदम मुख्य लक्षण नहीं है किसी भी सजीव का। कोई सजीव जिसमें जनन ना होता होगा वह भी जीवित रहता है। जैसे में आप मनुष्य में ले लेते हैं किन्नर के बारे में, कि जो कि ना स्त्रीलिंग होती हैं ना पुल्लिंग होती हैं, और जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं, तो वह भी तो एक तरह से सजीव हैं ही, लेकिन उनमें जनन नहीं पाया जाता है। इसलिए जनन को हम लोग मुख्य लक्षण के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसलिए वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन आप लोग यहाँ पे रखिएगा, जनन को नहीं रखना है। और आप 12th क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में आप लोग को ढंग से पढ़ना है। अभी बस इतना जान लीजिए कि वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन सजीवों के मुख्य लक्षण में आएंगे। अब सजीवों के केवल लक्षण पूछते हैं, यहाँ से हम लोग मुख्य हटा देते हैं और सजीवों के 4 लक्षण बोलेगा, तब जाके हम लोग इसमें जनन को ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मुख्य पूछ रहा है, यानी कि एकदम मूल जो होता है वही लिखना है।
हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियों में क्रैम्प क्यों होने लगता है। तो देखिए, हम आपको बता दे रहे कि लगातार दौड़ने से, हम लोग दौड़ेंगे तेज़ी से तो हम लोग पैरों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है, और जब अवायवीय श्वसन होता है तब पायूरेट का जो विखंडन होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल में, और ये जो लैक्टिक अम्ल होता है यही पैरों में क्रैम्प लाने के कार्य करता है, मतलब पैरों में दर्द करने का कार्य करता है। तो हम लोग लिखेंगे लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक खपत होती है, इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाता है, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायूरेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे पेशियों में संचित हो जाती है, और जिस कारण से पेशियों में क्रैम्प आने लगता है। मतलब डायरेक्ट समझना है आप लोग कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है पैरों में, और ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इस अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और यही लैक्टिक अम्ल आप लोग का पैरों में क्रैम्प लाने का कार्य करता है। हम बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। आपका 23वां नंबर प्रश्न है रक्त पट्टिकाणी का क्या महत्व है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रक्त पट्टिकाणु यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, यह रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है, और हमारे जो रक्त कहीं भी कट जाता है तो उसमें रक्त स्राव को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि यदि जो यह रक्त पट्टिकाणु नहीं होगा हमारे शरीर में तो कोई भी कहीं भी खरोच थोड़ा सा भी आ जाएगा, फिर हम लोग का खून बहते रहेगा, कभी खून बंद नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो यह जो रक्त पट्टिकाणु है इसका हमारे शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, पौधों के कुछ प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखना है। तो पौधों के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऑक्सीजन, गोंद, रेजिन, टेनिन, लैटेक्स, तेल, ये सब आप लोग का पौधों के उत्सर्जी पदार्थ। अगले प्रश्न की अनुबात है। अगला प्रश्न 25वां नंबर की, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के कभी बहुत हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ काफ़ी मात्रा में हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 या 4 लिखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा शरीर के सभी ग्रंथियों का नियंत्रण किया जाता है। फिर उसके बाद थायराइड ग्रंथि आप लोग लिख सकते हैं। इस थायराइड ग्रंथि द्वारा ही थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और यही थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने से हमें घेंघा रोज होता है। फिर उसके बाद पैराथायराइड, इसी थायराइड का छोटा भाई आप समझ लीजिए। फिर है थाइमस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि जो कि हमारे किडनी के पास स्थित होता है। फिर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जो कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। फिर अंड ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिका, यह सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीनों को आप लोग इरेज कर लीजिएगा। आप इतना ही लिखिएगा, 3 या 4 आप लिख दीजिएगा तो आपका काम इसमें बन जाने वाला है, इनकी आवश्यकता नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 26वां नंबर प्रश्न कि मेनार्क और मेनोपॉज में क्या अंतर है। तो देखिए, ये जो मेनार्क और मेनोपॉज है इसमें बहुत सिंपल है टॉपिक। यदि आप इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े रहते हैं एग्जाम से पहले तो आराम से लिख देते हैं। देखिए, मेनार्क का मतलब होता है महिलाओं में जो मासिक धर्म जो होता है, मासिक धर्म जो कि हर 28वें दिन बाद अंडा का जो निर्माण होता है, वह उसका जब शुरुआत होता है महिलाओं में तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, और उसका जब अंत होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेनापॉज। बस यही दोनों में अंतर है। तो हम लोग लिखेंगे मेनार्क यानी रजो दर्शन महिलाओं के मासिक धर्म के शुरू होने की प्रक्रिया है, मतलब कि जब पहली बार मासिक धर्म में महिलाओं में होता है तो उसको कहते हैं हम लोग मेनार्क। और दूसरा मेनापॉज यानी रजो निवृत्ति, इस जब मासिक बंद होता है की प्रक्रिया, मतलब जब महिलाओं की आयु हो जाती है तो यह जो मासिक धर्म है यह एक आयु में जाकर के बंद हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मेनापॉज। बस यही दोनों में अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जैव विकास से क्या तात्पर्य है। तो जैव विकास का मतलब हम लोग समझ लें कि देखिए, हमारे आसपास से हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और सभी जीव में कोई ना कोई अंतर होता है। तो वही अंतर धीरे धीरे आने वाले पीढ़ी में एक नया जीव का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विकास। और इसी तरह से मनुष्य का भी निर्माण हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग को बात मालूम है कि हम लोग पहले बंदर के रूप में थे,
और धीरे धीरे हमें कुछ न कुछ अंतर आता गया, अंतर आ गया और धीरे धीरे हम एक नए जीव के रूप में आ गए जिससे मनुष्य कहा जाने लगा। यही है जैव विकास की प्रक्रिया। मतलब हमारे समाज में पाए जाने वाले जीवों में कोई भी अंतर होता है और जो वही अंतर जाके नए जीव का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जैव विकास। आप फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना यह भी लिख सकते हैं कि जैव विकास का मतलब जीवों के आकार, आकृति, काम में बदलाव होना। यह एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है एवं जैव विकास के कारण ही पौधों और जानवर आधुनिक प्रजाति का जन्म हुआ है। जैसा कि हमने बतलाया कि मनुष्यों का जन्म इसी के कारण हो पाया है। हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में अपघटों की क्या भूमिका है। तो देखिए, अपघटक ना होंगे तो पृथ्वी से कभी जीव का नष्ट नहीं हो पाएगा। यही अपघटक जो होते हैं, कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर मरता है तो उसको मरने के बाद यही अपघटों के माध्यम से गलाया जाता है और तब जाके ही कोई जीव पूरी तरह से सृष्टि पर से खत्म हो पाता है। तो हम लिखेंगे परितंत्र पारिस्थितिक संतुलन को कायम करने में अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों को जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटन करता है। यह जीवाणु मृत के शरीर में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक से मुक्त करता है। जैसा कि हमने आपको बतलाया, वही कार्य करता है यह है। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा आपको बायोलॉजी का वीडियो शॉर्ट बता दिया। अगली वीडियो में हम इसका दीर्घ करवाने वाले हैं। बाकी हमने सभी सब्जेक्ट का, आपका तीनों के तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लघु क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग को इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।